बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो सेशन में मैं आपको कंप्यूटर साइंस क्लास 10th के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो इनके सिलेबस में है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो बना दी ताकि आप इसको देख सकें और अच्छे तरीके से इसका यूज कर सकें। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोग्राम लिखा, मैं लिखा इंक्लूड stdio.a, ये इसकी मैंने हेडर फाइल लिखी। इंटीजर मेन लिखा क्योंकि ये मैं मेन के साथ इंट लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स इसको इंट के बगैर वो एग्जीक्यूट नहीं करते, तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैं डेव C++ यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा और रिटर्न 0 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने क्वेश्चन में वॉइड मेन भी लिखते हैं तो वो कोई उसको गलत नहीं करेगा, वो भी एक्सेप्टेबल है। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, फ्लोट डेटा टाइप लेंथ और विड्थ के साथ, और फिर मैंने फ्लोट वेरिएबल दो और वेरिएबल डिक्लेयर किए विद द नेम ऑफ एरिया और पेरीमीटर के साथ। इसके बाद मैंने मैसेज दे दिया प्रिंट एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, और उसको स्कैनफ कर लिया लेंथ में। फिर दूसरा मैसेज दिया जिसमें मैंने विड्थ के बारे में पूछ लिया, विड्थ रेक्टेंगल की विड्थ के बारे में, और आपने स्टोर कर दिया विड्थ में। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने इनपुट ले चुका हूँ दो वेरिएबल। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं प्रोसेसिंग करूंगा और इसकी आउटपुट शो कर दूंगा। अब मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया का मैंने फार्मूला लगा दिया, मैंने कहा लेंथ टाइम विड्थ, जो एरिया मुझे कैलकुलेट करके देगा। और पेरीमीटर के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने लेंथ प्लस विड्थ को सॉल्व किया और उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मैं एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनको डिस्प्ले कर दिया। मैंने क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल परसेंटेज 2f मैंने इसके लिए लिखा ताकि वो क्या करेगा, मुझे 2 डेसिमल तक इसका आंसर देगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी मैंने क्या किया, परसेंटेज 2f, और इसका आंसर 2f कहां से आंसर प्रिंट करेगा, वो पेरीमीटर से आंसर लेगा और 2f की जगह इसका आंसर प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूं, मैंने रन किया, एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल किया, कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखिए, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मैंने 5 लिख दिया और विड्थ मैंने 4 लिख दी। तो इसने कैलकुलेट कर दिया, कह दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी बन गई 18। तो ये इसने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, प्रोग्राम क्या था, ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया जिसमें प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है। अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये प्रोग्राम मैंने लिखना है, मैंने इंक्लूड stdio.h लिखी है। इसके लिए मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ा पाई 3.14156, ये मैक्रोज होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की, आपने रेडियस को डिक्लेयर कर दिया, एरिया को डिक्लेयर कर दिया और सर्कमफेरेंस को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आपने मैसेज दिया डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पे आपने इनपुट ले ली, स्कैनफ किस में कर लिया, रेडियस में। यहाँ पे आते, यहाँ पे आपने क्या किया, एरिया और सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया कर लिया अकॉर्डिंग टू दियर फार्मूला। पाई टाइम रेडियस, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई टाइम रेडियस, तो आंसर किस में आ जाएगा, आंसर एरिया में आ जाएगा। इसके बाद सर्कमफेरेंस में, तो सर्कमफेरेंस का आंसर फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिखा, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, रेडियस टाइम रेडियस कर देगा, तो आंसर किस में स्टोर कर देगा, सर्कमफेरेंस में। इसके बाद मैं प्रिंट एफ करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल करता हूँ, परसेंटेज 2f मैंने लगा लिया इसको, ताकि मैं फ्लोटिंग पॉइंट के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर देखना चाहता हूँ, तो एरिया का आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल शो कर देगा, और यहाँ से वो सर्कमफेरेंस का वो आंसर शो कर देगा। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ, आप देख, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल और रन किया मैंने, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल मैं 5 एंटर करता हूँ, तो उसने क्या दिया, एरिया ऑफ सर्कल 78.54। ये देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने 0.2f लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करते वक्त।
तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 31.42, ये भी मुझे 2 डेसिमल तक प्लेसेस आंसर दे रहा है, क्योंकि मैं इसके साथ भी 0.2f लिखा हुआ है, जो कि आप ये दे सकते हैं 0.2f। अब इसमें देखिए मैंने 0.2 यहाँ से रिमूव कर दिया, मैंने 0.2 रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट और कंपाइल किया, और जब मैं 5 लिखता हूँ तो देखिए वो पॉइंट के बाद वैल्यू, जितनी वैल्यू उसके पास आ रही है वो सारी की सारी शो करता जा रहा है। अगर इससे ज्यादा भी नंबर बनते हो गए तो वो भी शो कर देगा। तो मुझे इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल तक उसका आंसर चाहिए। तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0.2f लगाना पड़ेगा। जब मैं 0.2f लगा के इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, इसका आंसर एग्जैक्ट मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं लिखा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए साइड और वॉल्यूम, जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है। मैसेज दिया मैंने, मैसेज देने के बाद इसको स्कैन एफ करवा दिया, किसमें साइड में एम्पर साइन लगा के एंड साइन के साथ, और फिर मैंने क्या किया, वॉल्यूम इक्वल टू साइड टाइम्स साइड टाइम्स साइड, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका आंसर किसमें शो कर दिया, वॉल्यूम में मैंने शो कर दिया। एग्जीक्यूट कंपाइल और मैंने रन किया, मैंने लिखा है 12, तो इसका आंसर कितना उसने कर 1728 इसने शो कर दिया। तो ये इसका आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट करने का प्रोग्राम भी मैंने बना दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम अबाउट अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस लाइक एवरेज, परसेंटेज एंड ग्रेड। तो इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए S1, S2, S3 सब्जेक्ट के लिए, फिर मैंने टोटल लिखा, एवरेज लिखा, परसेंटेज लिख दिया, करेक्टर मैंने ग्रेड ले दिया। इसके बाद इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स में एंटर करता हूँ। यहाँ पे पहला मैसेज दे दिया और उसको मैंने सब्जेक्ट S1 में स्टोर किया, फिर S2 में स्टोर किया, फिर S3 में स्टोर किया। इसके बाद टोटल कैलकुलेट किया, टोटल सम किया, S1 प्लस S2 प्लस S3 आंसर मैंने टोटल में स्टोर किया, और फिर टोटल को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ जाएगी मेरे पास। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल बाई 300 अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, टाइम 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास परसेंटेज आ जाए। अब इस परसेंटेज को मैं चेक करने लगा हूँ कि अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड में ए लिख दे, ग्रेड को ए असाइन कर दे, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर लिया। अगर ग्रेटर देन 80 है तो बी लिख दे ग्रेड में, अगर ग्रेटर देन 70 है तो सी लिख दे। अब देखिए हर एल्स इफ में मैं कंडीशन चेक करता जा रहा हूँ। 60 है तो डी लिख दे। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो एल्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें ग्रेड इक्वल टू एफ आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं आउटपुट पे रिजल्ट शो करेगा। ये मैंने टोटल मार्क्स डिस्प्ले कर दिए टोटल में, फिर मैंने एवरेज मार्क्स डिस्प्ले कर दिया एवरेज में, फिर परसेंटेजेस शो कर दी इन परसेंटेज वेरिएबल में, और बाद में मैंने ग्रेड शो कर दिया। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको इसकी क्या आउटपुट आती है। ये प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है, ये लिख लो, ये लिखा हुआ, और इसके बाद ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करता हूँ। एंटर द सब्जेक्ट 1 मार्क्स 60, 70, 80। तो टोटल मार्क्स कितने शो किए, टोटल मार्क्स उसने 210 शो कर दिए, एवरेज मार्क्स 70 बने थे, और परसेंटेज 70 पे ग्रेड कौन सा बना, सी बना। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने एवरेज सम कर दिया, और इसमें साथ ही मैंने आपको इफ स्टेटमेंट को भी यूज करके दिखा दिया। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक हो गया। इनपुट होगी, ये यहाँ पे इनपुट हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेशंस हो रही है, यहाँ पे ग्रेड डिटरमिन हो रहा है, ग्रेड डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट to compare two numbers and determine which is greater, smaller or if they are equal। तो इसके लिए मैंने 2 नंबर लिए, num1 num2 लिया, इनपुट 2 नंबर्स करवाए मैंने जो कि मैंने स्टोर किए हैं num1 में, फिर num2 में स्टोर कर दिया। फिर मैंने कंपेयर करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने क्या लिखना, आपने लिखना, सपोज यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, तो लिखेगा 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, परसेंटेज डी ये वैल्यू लेगा नम से, num1 से, और सेकंड वाला ये परसेंटेज डी वैल्यू लेगा सेकंड वेरिएबल से जो कि num2 है। ठीक है, इफ के बाद क्लोज कर देगा। मैंने ये कर्ली ब्रेसेस भी लगा दी हैं कि अगर ये ना भी लगाए तो कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट इसका पार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड एल्स इफ को चेक करता हूँ। एल्स इफ यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ num इज लेस देन num2 से, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है सपोज दिस num1 इज स्मॉलर देन num2 से। एल्स बगैर चेक किए हुए, बगैर किसी कंडीशन को चेक किए हुए एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में क्या लिख देगा, प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 5, सेकंड नंबर लिखा 9, तो उसने बता दिया 5 इज स्मॉलर देन 9 है। अगर मैं 5 को ग्रेटर कहता हूं और दूसरे नंबर को मैं 1 कहता हूं, तो अब देखिए 5 ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं ऐसी इनपुट लेता हूं जिसमें दोनों सेम होंगे, सपोज 10, तो वो देगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम था, आप देख लीजिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ मैंने। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट इन सी। मैंने इंटीजर चॉइस लिखा, फिर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 लिखा। इसके बाद चॉइस मैंने पूछ ली, मैंने कहा है कि अगर आपने एडिशन करना हो तो 1 एंटर कर दे, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस करे, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो स्कैन एफ किस में करेगा, चॉइस में, और फिर मैं चॉइस को चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा चॉइस केस इक्वल टू 1 हो तो क्या करो, एडिशन डिस्प्ले कर दो ए और बी की, और ब्रेक करना लाजमी है। आपने इसको ब्रेक करना नहीं भूलना, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो वो सारी स्टेटमेंट को वो चेक करेगा। फिर आपने प्रिंट एफ को चेक करना, फिर आपने केस 2 को चेक करना है, और केस 2 के केस में मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, फिर ब्रेक करना है। केस 3 के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है और ए क्रॉस ए टाइम बी लिख दूंगा, फिर ब्रेक लिखूंगा। फिर केस 4 के लिए मैं जो काम करना होगा तो उसके लिए 4 डिवीजन, बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ए को बी से डिवाइड कर देगा। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो वो मैसेज दे देगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। और डिफॉल्ट में अगर मैं कोई और इनपुट लिख दूंगा चॉइस, यानी कि मैं अगर 5 लिख दूंगा या 6 लिख दूंगा, तो उसके लिए मुझे देगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट 1 to 4। मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन कर लेता हूँ। जी मैंने लिखा जी मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन शो करनी। मैंने 1 लिखा तो उसने लिखा 10 + 5 15 होता है। ठीक है, और जो 10 और 5 ये मैंने लिखा हुआ, ये भी आप यूजर डिफाइंड भी ले सकते हो। दोबारा रन करके मैं देखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैं कौन सा नंबर प्रेस करूंगा, नंबर 3 प्रेस करता हूँ। तो 3 के केस में मुझे वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा किसकी, 10 और 5 की, जो कि 50 मुझे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने के लिए और इस वक्त मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, सपोज 6 एंटर करता हूँ, चॉइस 6 एंटर करूंगा, क्योंकि 6 यहाँ पे है ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, मुझे इनवैलिड चॉइस दे देगा, प्लीज सिलेक्ट 1 to 4। ठीक हो गया, ये भी मैंने प्रोग्राम लिख दिया। नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने प्रोग्राम लिखा। नम लिया और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे एक हेल्पिंग वेरिएबल चाहिए होगा हेल्प, ताकि मैं मल्टीप्लाई कर सकूं, तो उसके लिए मुझे उस वेरिएबल में 1 स्टोर करना है। अगर मुझे एडिशन करना होगा तो फिर 0 होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो बाय डिफॉल्ट में 1 स्टोर करूंगा। मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे, और नंबर को स्कैन एफ कर लिया। नम में मैंने देखा कि अगर नंबर लेस देन 0 हो तो वो क्या करे कि फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। अगर नंबर पॉजिटिव हो तो फिर क्या करेगा, वो उस नंबर से लेके उस नंबर तक मूव करेगा, 1 से लेके उस नंबर तक मूव करेगा जो मैं इनपुट करूंगा, और प्लस प्लस आई के साथ मूव करेगा, और क्या करेगा, फैक्टोरियल टाइम्स इक्वल टू फैक्टोरियल, जो कि इसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स आई। ये स्टेटमेंट इसके इक्वल लिखी हुई है, मैंने इसको कंपाउंड असाइनमेंट के तौर पर ये इसको लिख दिया। ठीक है, फैक्टोरियल फिर लिखा, फिर टाइम, यहाँ पे ऑपरेटर पहले आता है, प्लस भी कर सकते हैं, इक्वल हो सकता है, प्लस इक्वल कर सकते हैं, माइनस इक्वल हो सकता है, डिवाइड इक्वल हो सकता है, जो कि इक्विवेलेंट है फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई बाय आई के। ठीक है, तो इसमें वो क्या करता जाएगा, फैक्टोरियल में यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू लेके आएगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके दोबारा फैक्टोरियल में स्टोर करता जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम
प्रीवियस वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल यूज करेगा और आई की न्यूली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसी में स्टोर करता जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक आई नम के बराबर नहीं हो जाता। और बाद में क्या करेगा, फैक्टोरियल यहाँ पे वो फैक्टोरियल को शो कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल और रन कर दिया। मैंने 5 एंटर करता हूँ तो 5 के केस में उसको 120 शो करना चाहिए, जो कि उसने किया है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने लिख दिया। इसको ये लिखना लाजमी नहीं, अगर आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बगैर विदाउट नेगेटिव नंबर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपने नेगेटिव नंबर को रिमूव भी कर दिया तो तब भी आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि वो नेगेटिव नंबर को नहीं कंट्रोल करेगा। मैंने 7 लिखता हूँ तो वो मुझे 7 का फैक्टोरियल शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोग्राम टू जनरेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर। ये मैंने नंबर ले यूजर से इनपुट करवा लिया, जो कि मैंने नम में स्टोर कर लिया है, जहाँ मैं इसको टी में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जस्ट मैंने मैसेज दे दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल दिस। आइस को मैंने 1 से लेकर 10 तक कर दिया। यहाँ पे मैं यूजर डिफाइन भी कर सकता हूँ कि जो यूजर जब तक जिस नंबर तक चाहे वो इसको मल्टीपल नंबर तक मूव करवा सकता है। जैसे मैंने 1 से लेकर 30 तक लिखना है तो 1 से लेकर 30 तक वो टेबल नंबर शो करेगा। तो पहली वैल्यू परसेंटेज डी की वैल्यू वो नम से लेगा, परसेंटेज डी की वैल्यू वो आई से लेगा, फिर इस वाली परसेंटेज डी शो करेगा नम टाइम्स आई की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ 7 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, 7 1s are 7, सो ऑन 10 तक इसने टेबल को डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है टेबल का। प्रोग्राम टू जनरेट अ सिंपल सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स अप टू अ गिवन लिमिट। जो लिमिट देंगे वहां तक वो नंबर एग्जीक्यूट करेगा, नंबर डिस्प्ले करेगा। एंटर द लिमिट पॉजिटिव इंटीजर। स्कैन एफ आपने इंटीजर में करवा दिया। इवन नंबर की सीरीज आपने स्टार्ट की हुई है, जो कि आपने 2 से स्टार्ट किया हुआ है और 2 के इंक्रीमेंट के साथ मूव किया हुआ है। और प्रिंट एफ आई किया हुआ, आई की वैल्यू। तो इसके बाद ऑड सीरीज के लिए भी आपने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। फिर आपने 1 से स्टार्ट किया हुआ, आई लेस देन इक्वल टू लिमिट तक मूव किया और आपने 2 के इंक्रीमेंट के साथ किया हुआ है। आई प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ, 2 के इंक्रीमेंट के साथ। मैंने इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और रन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर 20। जब मैं 20 लिखा तो उसने 20 तक मुझे इवन नंबर लिख दिए 2 4 6 8 सो ऑन 20 और ऑड नंबर भी 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें जनरेट अ सीरीज, सिंपल सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स की। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने HTML का कोड लिखा हुआ है। ये मैंने HTML स्टार्ट कर दिया, ये मैंने HTML को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद मैंने हेड को स्टार्ट किया और हेड को क्लोज कर दिया। क्लोजिंग मैंने टैग के साथ किया स्लैश लगा के। टाइटल मैंने स्टार्ट किया और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। बॉडी मैंने लिखा, ठीक है, बॉडी को मैंने स्टार्ट किया और बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। हेडिंग 2 से मैंने स्टार्ट किया और हेडिंग 2 से ही क्लोज करूंगा। ठीक है, आपने देखना है कि किस हेडिंग से स्टार्ट कर रहा है, किस हेडिंग से क्लोज कर रहा है। मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, यूएल के साथ स्टार्ट की, यूएल के साथ मैंने क्लोज कर दी। लिस्ट आइटम्स मैंने लिख दी, वैल्यू लिख दी, फर्स्ट वैल्यू लिख दी, सेकंड वैल्यू लिख दी लिस्ट आइटम के साथ और थर्ड नंबर्स, थर्ड वैल्यू लिख दी। इसके बाद मैंने ऑर्डर लिस्ट शो कर दी। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट मैंने शो करने के लिए मैंने OL से स्टार्ट किया और स्लैश OL से मैंने क्लोज कर दिया। लिस्ट आइटम मैंने स्टेप 1 कर दिया, लिस्ट आइटम मैंने नंबर 2 वैल्यू लिख दी और फिर इसको क्लोज भी कर दिया। इस तरह मैंने थर्ड वैल्यू को भी LI से ओपन किया और LI से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ। फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी HTML होनी चाहिए, तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। इसको मैंने P11 लिखा, P11.html लिख दिया, मैंने सेव कर दिया HTML के साथ। तो अब इसकी मैं आउटपुट चेक करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया, जब ओपन किया तो ये इसने आउटपुट शो कर दी। तो मैंने ये कोड लिखा हुआ था इसका, तो ये मैंने कोड लिखा हुआ HTML का और ये आप इसके आउटपुट भी साथ साथ देख सकते हैं। देखिए अनऑर्डर लिस्ट इसने लिखा, ये देखिए लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, ये कहाँ पे, ये ऊपर वो शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ ना, ब्राउजर को मैंने मिनिमाइज किया तो ये देखें, ठीक है, वो शो कर रहा है इसका। ये मैं टेबल की एग्जांपल, ये दूसरे प्रोग्राम में। ठीक है, ये देखिए लिस्ट ऑफ एग्जांपल, लिस्ट ऑफ एग्जांपल कहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए लिस्ट ऑफ एग्जांपल ये शो कर रहा है इधर। ये देखिए लिस्ट ऑफ एग्जांपल शो कर रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट इसने शो कर दी, ये
फिर इसके बाद HTML उसने शो कर दिया। देखिए लिस्ट आइटम, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट थी, जस्ट उसने बुलेट पॉइंट के साथ लिख दिया, CSS लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया। फिर इसके बाद ऑर्डर लिस्ट लिख दिया, ये इसने ऑर्डर लिस्ट लिखा। ठीक है, लिस्ट आइटम 1 ओपन ब्राउजर, लिस्ट सेकंड वैल्यू लिख दी, थर्ड वैल्यू लिख दी और इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आउटपुट डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये आउटपुट ऐसे डिस्प्ले हो रही है, ये इसका कोड है। HTML से मैंने स्टार्ट कर दिया, HTML से क्लोज कर दिया। इसी तरीके से मैंने बॉडी को भी स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे टाइटल में लिख दिया इमेज एंड बैकग्राउंड कलर, जो कि ऊपर लिखा आ रहा है। ठीक है, तो BG कलर मैंने यूज कर लिया। BG कलर इक्वल टू कलर का नंबर दिया हुआ है, कलर का नंबर भी ये देख सकते हैं, कलर का नेम भी लिख सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, जो आपने लिखना हो। ये मैंने मैसेज लिख दिया और ये मैंने कमेंट यूज कर लिया। अगर आपने लिखनी है तो अदरवाइज आप क्लोज कर दे। आपने यहाँ मैंने इमेज लगाया, मैंने लिखा इमेज सोर्स इक्वल टू, जिस फोल्डर में मैंने ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम में मैंने ये सेव किया हुआ P12 के नाम से, ठीक है, तो उसी फोल्डर में मैंने एक फाइल JPG की ये रखी हुई इमेज की। तो मैंने लिखा सोर्स इक्वल टू, आगे फाइल का नाम, उसकी एक्सटेंशन, फिर मैंने कह दिया ऑल्ट इक्वल टू सैंपल इमेज, कि अगर ये पिक्चर आपको ना मिले तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट डिस्प्ले कर देना विद द नेम ऑफ सैंपल इमेज के साथ। और विड्थ इसकी 300 हो और हाइट इसकी, और विड्थ इसकी 300 हो और हाइट इसकी 200 हो। तो इसके बाद ये ऐसे डिस्प्ले हो गए जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये मैंने टाइटल लिखा, टेबल एग्जाम्पल लिख दी। मैंने बॉडी में लिखा स्टूडेंट मार्क्स, जो कि आपको पता है इधर डिस्प्ले हो रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स। फिर इसके बाद बॉर्डर इक्वल टू 1 मैंने लगा दिया, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0 कर दी। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट होती है लाइंस वगैरह लगाने के लिए, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, जो सेल के दरमियान स्पेस होती है, सेल पैडिंग जो कि टेक्स्ट और उसकी बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है। टेबल रो लिखा, ये मैंने पहली रो लिख दी। ठीक है, और मैंने टेबल की हेडिंग भी लिख दी। टेबल की हेडिंग होनी चाहिए नेम, हेडिंग को मैंने स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया। टेबल हेडिंग को मैंने सब्जेक्ट के साथ लिख दिया, टेबल हेडिंग को मैंने मार्क्स के साथ लिख दिया और टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे टेबल रो स्टार्ट की थी, ये टेबल रो मैंने क्लोज कर दी। फिर इसके बाद ये टेबल रोज मैं स्टार्ट करता हूँ और टेबल रोज क्लोज करता हूँ और इसके अंदर 3 फील्ड में डिफाइन करता हूँ। अली नाम मैंने फर्स्ट अली लिखा, दूसरा मैंने मैथ लिखा, तीसरा मैंने मार्क्स लिख दिया। ठीक है, फिर मैं सेकंड लिखता हूँ, यहाँ पे टेबल डेटा मैंने सारा लिखा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा और 85 लिखा और टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया और टेबल लिख दी। ठीक है, तो अगर आप इसके 4 एट्रीब्यूट्स करना चाहते हैं, मार्क्स, अगर आपने दूसरे मार्क्स भी लिखने हैं, ठीक है, तो ट्रू सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, तो आप यहाँ पे भी कंट्रोल हेडिंग लिख के और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हेडिंग मार्क्स, सपोज आप क्या देते हो, सपोज टोटल और एवरेज क्या देते हो, कोई भी एक हेडिंग दे देते हो एवरेज के नाम की। और यहाँ पे भी आप Ctrl+C Ctrl+V कर दें। टेबल डेटा भी ऐड करना पड़ेगा आपको और इसी तरीके से आपको टेबल डेटा इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, मैं फाइल सेव करता हूँ, सेव कर लिया, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, उसने एक और लिख दिया। ठीक है, ये टेबल डेटा शो करेगा, ये कितने फील्ड आपने बनाए हैं। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि एक रो के अंदर 4 फील्ड है, ये दूसरी रो आ गई, इसके अंदर भी 4 फील्ड है। तो इस तरह मैं HTML का कोड लिखूंगा। So student, I hope you like my video. Please subscribe my channel and share it with your friends and be connected in next year, inshallah. Jazakallah khair.